Hello everyone, welcome to the Hindu Daily Prelims Analysis dated 21st of August 2024. आर्टिकल देखने से पहले एक कमेंट देख लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड एप्रिसिएशन. शी पॉइंटेड आउट कि द पेस ऑफ द वीडियोज वॉज क्वाइट फास्ट. आई हैव टेकन नोट ऑफ इट एंड आई वुड डेफिनेटली स्विच फ्रॉम 5G मोड टू 4G मोड. ठीक है, पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं. अब देखो, एक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है. ये कुछ नहीं है, बस बेसिकली ये है कि पेट्रोल में हम इथेनॉल मिला देंगे ताकि जो फ्यूल जो हो वो कम्प्लीटली थोड़ा बर्न करे और जो पोल्यूशन है वो कम करें और हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो पेट्रोलियम वगैरह पे है वो धीरे धीरे कम हो जाए. अब इस आर्टिकल में हम बायोफ्यूल से शुरू करेंगे, फिर शुगर केन से कैसे मोलासेस निकलते हैं ये सब देखेंगे, टाइप ऑफ मोलासेस देखेंगे और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वाला जो चीज़ है ये भी देखेंगे. तो शुरू करते हैं. अब जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं 4 जनरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल जिससे ये डिराइव होते हैं. ठीक है, तो एक होती है फर्स्ट जनरेशन और लास्ट होती है 4th जनरेशन. अब जैसे जैसे हम वैसे वैसे जो प्रोडक्शन मेथड है वो एडवांस होता जाएगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांस हो गया 4th जनरेशन का और एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है वैसे वैसे कम होता जाएगा जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे 1 से 4 तक. तो फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली क्या होती हैं, ये हम फूड क्रॉप्स यूज़ करते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, सीरियल्स हो गए. और सेकंड जनरेशन में क्या हो गया, इन्हीं जो फूड क्रॉप्स हैं इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे वुड ग्रास हो गया. और थर्ड जनरेशन में हम एल्गी यूज़ करेंगे, जैसे माइक्रो एल्गी या मैक्रो एल्गी. ठीक है, और ये यूजुअली कहाँ ग्रो किए जाते हैं, वेस्ट वाटर में, सीवेज में. तो ये लैंड की जो रिक्वायरमेंट है इसको कम कर देता है, क्योंकि देखो हम सीवेज वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ हम एक्स्ट्रा लैंड यूज़ कर रहे हैं. और 4th जनरेशन जो होगा इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली क्या बना के देंगे, हमें बायोफ्यूल बना के देंगे. ठीक है, ये सबसे एडवांस स्टेज होती है, पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाएगा इसमें स्टेज में. ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमारे पास फूड और नॉन फूड की जो डाइकोटॉमी थी कि अगर हम फूड क्रॉप्स को डाइवर्ट कर देंगे बायोफ्यूल बनाने के लिए तो फूड की सिक्योरिटी पे दिक्कत आ जाएगी. तो वो हमारा सेकंड स्टेज जो है उसको हैंडल कर लेता है. और ये तो देखो, ये तो हमें क्या कर देता है, ये और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है और ये तो बेस्ट है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हैं इंडिया में फर्स्ट जनरेशन में. तो ब्लेंडिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, ब्लेंडिंग शुरू हुआ था 2003 से, जब एक लॉन्च हुआ था मिशन, नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल. ये बेसिकली मिशन था कि बायोडीजल की ब्लेंडिंग करनी है 20% इन डीजल. ठीक है, फिर 2009 में लॉन्च हुई नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स. ये किसने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने. उसके बाद लेटेस्ट जो आई है हमारी पॉलिसी वो है 2018 की, और ये किसने लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो देखो डिफरेंस है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक लॉन्च किया, पहली वाली MNRE ने किया था. अब 2018 वाली बायोफ्यूल पॉलिसी के कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं. 20% ब्लेंडिंग करनी है एथेनॉल की किसमें, पेट्रोल में, बाय 2030. बट क्या हुआ कि इसमें अमेंडमेंट आया 2022 में और इस टारगेट को कर दिया गया शिफ्ट 2025 तक. ठीक है, और इसमें बता रखा है बायोडीजल की 5% ब्लेंडिंग. तो देखो, जो पहले मिशन लॉन्च हुआ था 2003 वाला, उसने अपने टारगेट्स नहीं मीट किए होंगे, तो अभी 5% ब्लेंडिंग चाहिए बस. ठीक है, 2030 तक. बाकी कि इसने बेसिक बायोफ्यूल्स की बात की और एडवांस बायोफ्यूल्स, मतलब जो सेकंड जनरेशन से लेके 4th जनरेशन तक हैं ये सब एडवांस बायोफ्यूल हैं और फर्स्ट जनरेशन वाले को बेसिक बायोफ्यूल बोलते हैं. अब इस पॉलिसी ने सोर्सिंग के लिए क्या क्या बताया कि कहाँ से एथेनॉल निकलेगा. तो इसने बताया कि बी मोलासेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे, शुगर केन जूस से, शुगर कंटेनिंग अदर मटेरियल्स जैसे कि कॉर्न हो गया, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स वगैरह, और डैमेज फूड ग्रेन्स और सरप्लस फूड ग्रेन्स से सोर्स करने के लिए बात की. और एक इसने कमेटी भी सेटअप की, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी. किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और जो इनके मिनिस्टर होते हैं, इसी के मिनिस्टर जो होते हैं वही इसको हेड भी करते हैं. ठीक है, अभी इसके नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज़ कर दिए गए. रिसर्च के बारे में बात करेगा, डीजल प्रोडक्शन कहाँ से करने के लिए बात करेगा कि यूज़ कुकिंग ऑयल से करो, शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स यूज़ करो, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनका ग्रोइंग पीरियड बहुत कम है, और एक नेशनल बायोमास रेपोजिटरी की बात की. बस ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें की बात हुई थी. अब देखो, हम शुगर केन से मोलेसेस में कैसे पहुँचते हैं ये देखते हैं. तो जैसे हमारा शुगर केन जो रॉ है ये आया, फिर इसे क्या कर दिया, मिल किया जाएगा, मतलब क्रश किया जाएगा. तो क्रश करने पे मिलता है बगासी. बगासी बेसिकली ये जो फाइब्रस पार्ट बच जाता है टूट के, उसे बोलते हैं बगासी. और दूसरा बचेगा रॉ जूस. अब ये थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है. अब इसको क्या करते हैं, इसको फिर क्लियर करेंगे, डिस्टिल करेंगे, तो हमें क्या मिलती है, हमें क्लैरिफाइड जूस मिल जाएगा, मतलब क्लीन जो जूस रहेगा वो मिलेगा. और इसके अलावा जो डर्ट वगैरह जो इसमें रहेगी उसको बोलते हैं फिल्टर या प्रेस मड. ठीक है, और इस जूस को फर्दर हम डिस्टिल करेंगे तो हमें मिलेगा रॉ शुगर और मोलासेस मिलेगा. ये ब्लैक कलर का जो लिक्विड है ये होता है मोलासेस.
मोलासेस हम यूज़ करते हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन में, और जो फिल्टर मड वगैरह ये हो गया, ये चला जाता है फर्टिलाइज़र के रूप में। ठीक है, ये पोटैश वगैरह कंटेन करता है, 28% ऑलमोस्ट इसमें पोटैश होता है, तो फर्टिलाइज़र वगैरह का काम करता है। और ये बगासे से हम क्या कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं, पेपर भी बन सकता है, इवन बर्निंग में भी यूज़ होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब देखो मोलासेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ए, बी और सी। सबसे ज़्यादा शुगर का कंटेंट होता है ए में, फिर जैसे नीचे जाएंगे शुगर कंटेंट डिक्रीज़ होता जाता है। शुगर क्या, सुक्रोज, जिससे बाद में शुगर बनती है। ठीक है, अभी इंडिया में जो 50% इथेनॉल बनता है वो बी मोलासेस से बनता है, बाकी 20% जो आता है वो आता है हमारा शुगर केन जूस से, और बहुत माइनर जो आता है वो आता है सी मोलासेस से। ठीक है, मैंने जो फीड स्टॉक को डाइवर्सिफाई क्यों कर दिया है, फीड स्टॉक का मतलब जिस चीज़ से हम इथेनॉल बना रहे हैं, पहले तो हम मेनली सी से बना रहे थे ना, तो अब इसको डाइवर्सिफाई करके इसमें फूड ग्रेन्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गए। इनसे जो इथेनॉल की यील्ड होती है वो हायर होती है। ठीक है, एवं इंडिया डाइवर्सिफाई कैसे करती है फीड स्टॉक को, कि इनके प्राइसेस जो होते हैं, जो भी इथेनॉल इनसे निकल रहा है उसके प्राइसेस को चेंज कर देती है, मतलब डिफरेंशियल प्राइसिंग रखती है कि जिस फीड स्टॉक से निकला है उसके हिसाब से उसका प्राइस होगा। और ग्रेन वाले फीड स्टॉक का फ़ायदा एक और है कि जैसे मान लो कि अगर शुगर केन का क्रशिंग सीजन खत्म हो गया तो बाकी टाइम तो जो मिल्स वगैरह थी उनके पास इथेनॉल नहीं आ रहा था, तो अब क्या है, वो ग्रेन से भी अगर कर पाएंगी तो राउंड द ईयर इथेनॉल की अवेलेबिलिटी जो होगी वो रहेगी। अब देखो ग्रेन जो है ये ज़्यादा इथेनॉल तो यील्ड करता है, बट इसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि देखो इनमें होता है स्टार्च, स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उसके बाद उसको फर्मेंट करके तब हमें मिलता है इथेनॉल। फर्मेंट करने में क्या यूज़ होता है, ईस्ट। बट जो हमारा शुगर केन होता है उसके जूस में ऑलरेडी ये शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो डायरेक्ट सिर्फ इतना ही प्रोसेस करना पड़ता है, शुरू वाला प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग में, कि देखो पहले तो शुगर केन से अगर हम फ्यूल बना रहे हैं, बायोफ्यूल, तो एक प्रॉब्लम क्या है कि शुगर केन बहुत वाटर इंटेंसिव होता है। ठीक है, तो भले ही हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है वो कम हो जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का पोल्यूशन कम हो जा रहा है, बट वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है ना प्रोडक्शन में। और दूसरा चीज़ बता रखा है कि मेज़ का, अगर हम मेज़ यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, तो मेज़ वाटर इंटेंसिव तो नहीं है, बट ये जो होता है ये यूज़ होता है बेसिकली पोल्ट्री फार्म वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ का डाइवर्ट हो जा रहा है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, तो इसके लिए एक क्राइसिस है ना। ऑल्सो मेज़ जो है ये डिग्रेड करता है सॉइल को, तो इसको अकेले नहीं ग्रो किया जा सकता है, इसको अगर शुगर केन के साथ ग्रो करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऑल्सो आर्टिकल कहता है कि इथेनॉल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में, तो इथेनॉल बेसिकली देखो ये क्या होता है, C2H5OH, तो ऑक्सीजन है इसमें। अब ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत बेटर हो जाता है पेट्रोल का, तो पेट्रोल बहुत कंप्लीटली बर्न करने लगता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाता है। बट ये एड्रेस नहीं करता है नॉक्स एमिशंस को, जो नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है उसके एमिशंस को एड्रेस नहीं करता है, ये बात बताइए। और एक चीज़ इसमें डिस्कशन है वो है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का। ये क्या होता है, बेसिकली ये इथाइल एल्कोहल को बहुत ज़्यादा प्योरीफाई कर दो तो बनता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। अब ये किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा एल्कोहल बनाने में, जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है उसको बनाने में। अब प्रॉब्लम क्या है कि सेम मोलासेस से एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल भी बनना है और इथाइल एल्कोहल भी बनना है, जो कि ब्लेंड होगा। अब कुछ स्टेट्स में क्या है कि वहाँ का लिकर सेक्टर जो है वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, तो वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल बनाने को मिले। कुछ स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो हम ब्लेंड करने के लिए हेल्प करेंगे। और ओवरऑल जो प्राइसिंग है C2H5OH की, दैट इज़ इथेनॉल की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, बट एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की जो प्राइस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। तो ये भी एक डाइकोटॉमी है। अब देखो ये आर्टिकल बात करता है कैंसर को स्क्रीन करने को कैसे, ब्लड बेस्ड टेस्ट से। ठीक है, तो अब ब्लड में क्या मिल जाता है कि जो ट्यूमर का सर्कुलेटिंग DNA होता है वो मिल जाए, या फिर ट्यूमर ही मिल जाए खुद। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे कि हम डिटेक्ट कर पाए अगर, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो एक टर्म याद रखना है MCED, मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट। तो ये याद रखना है कि ये रिलेटेड है हमारा कैंसर के टेस्ट से। अब जो श्रीलंका के कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में, उन्होंने बोला है कि वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, बेसिकली जो यूनिक फॉर्म ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसको हटाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम पॉलिटी में पढ़ोगे कि 3 तरीके का सिस्टम होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री, इसके बीच में आ गया चलो सेमी प्रेसिडेंशियल,
और एक हो गया प्रेसिडेंशियल। ठीक है, पार्लियामेंट्री जैसे यूके में, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ, जैसे कि यूएसए वगैरह में। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है इन दोनों के बीच में है कुछ। ठीक है, कभी कभी दोनों का कुछ एलिमेंट कंबाइन कर लेता है। बेस्ट एग्जांपल जो है फ्रांस है, और इसमें भी सब एग्जांपल्स होते हैं कि उसमें भी कुछ यूनिक फीचर डाल दिया तो वो अलग तरीके का हो गया। वैसा ही केस है हमारा श्रीलंका का, तो इसको डिस्कस करते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का, जैसे कि यूएसए में होती है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि हमारी यूके में होती है। इन दोनों के एलिमेंट्स होते हैं इसमें। अब कैसे? क्योंकि इनके पास एक प्रेसिडेंट भी होगा और एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा। अब प्रेसिडेंट कौन होगा? इसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को। और प्राइम मिनिस्टर जो होगा ये आएगा लेजिस्लेचर से, लेकिन इसे नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। बट एक कैच है कि इसका रिमूवल जो होगा ना वो लेजिस्लेचर करता है। और बेस्ट एग्जांपल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कौन है? फ्रांस है। अब श्रीलंका का केस देखते हैं। अब श्रीलंका में इनिशियली 1948 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, जैसे यूके में थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 1978 में से चेंज कर दिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो इनका सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। बट इसमें भी थोड़ा यूनिक है, सेमी प्रेसिडेंशियल में भी ये थोड़ा यूनिक सिस्टम है। कैसे? कि इनका जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है, प्लस गवर्नमेंट का भी इलेक्टेड हेड होता है। बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आता है मेजॉरिटी पार्टी से फ्रॉम द पार्लियामेंट, और इसको चूज़ कौन करता है? प्रेसिडेंट चूज़ करता है। और जैसे फ्रांस के केस में क्या था कि अगर रिमूवल करना है प्राइम मिनिस्टर का तो लेजिस्लेचर रिमूव कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर इवन इसकी काउंसिल को भी रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे रेफरेंडम भी कंडक्ट करा सकता है। अब इसके चक्कर में क्या हो गया कि टेन्योर जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के, कि ये 6 साल है या 5 साल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है वहाँ के। ठीक है, और ये कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस तो है ही, तो बस इतना ही डिफरेंस था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2023 में एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है जूस मिशन। फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। ठीक है, ये कब पहुंचने वाला है जुपिटर पे? 2031 में, मतलब 8 साल लगेंगे इसको। अब ये करने वाला है वर्ल्ड का फर्स्ट लूनर अर्थ डबल फ्लाई बाय मनूवर। अब डबल फ्लाई बाय मनूवर का मतलब क्या हुआ? ये लूनर बेसिकली हमारे मून और अर्थ दोनों की ग्रेविटी यूज़ करके अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शंस में चेंजेस लाएगा, जिससे फ्यूल बचेगा और ये ईजिली पहुंच पाएगा कहाँ पे? जुपिटर में। इसको डबल ग्रेविटी असिस्ट भी बोलते हैं। डबल ग्रेविटी असिस्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 बॉडीज़ की ग्रेविटी को यूज़ करके हम कुछ फ्यूल बचा रहे हैं टू रीच आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको स्लिंग शॉट मैनूवर भी बोलते हैं। और मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये बेसिकली जुपिटर के ऑब्जर्वेशन करेगा, और उसके 3 आईसी मून्स हैं। जो जूस लिखा हुआ है ना उसमें जो JU हो गया ये तो जुपिटर के लिए हो गया, और आइस जो हो गया ये इसी आईसी मून्स के लिए। और ये आईसी मून्स कौन कौन से हैं? एक हो गया गैनीमेड हो गया, एक हो गया हमारा गैनीमेड, दूसरा हो गया कैलिस्टो, और तीसरा हो गया यूरोपा। इसमें जो गैनीमेड है ये लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का, और इट इज़ द ओनली मून जिसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। यूजुअली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट्स के पास होती है, लेकिन ये ऐसा मून है जिसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा ऑक्सीजन भी है इसके एटमॉस्फेयर में। ऑल्सो ये अर्थ की ग्रेविटी तो यूज़ कर रहा है, मून की भी ग्रेविटी यूज़ कर रहा है, ये वीनस की भी ग्रेविटी यूज़ करेगा। तो कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब राशन शॉप्स हैं जिनको फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं, इनका नाम चेंज कर दिया गया है जन पोषण केंद्र। बट ये पायलट लेवल पे किया गया, मतलब सम स्टेट्स में किया गया, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब ये और स्टेट्स में थोड़ा लागू होगा तब देखा जाएगा इसे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस, और वैसे भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है।